Welcome everyone. Welcome to Advait Academy, the way to success. पिछले वीडियो में आपने देखा था मैंने कैसे आपको भारत की स्थिति और उसका विस्तार को समझाया था पूरी तरीके से। मेरे हिसाब से मैंने आपको काफी डीप तक सब बता दिया था। बस एक चीज छूट गई थी और वो चीज छूटी क्या थी? मैंने आपको जीएमटी के बारे में बताया था, देशांतर के बारे में बताया था कि समय में क्या डिफरेंस आता है, कैसे समय को नापा जाता है कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है। धरती को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। बस एक चीज छूटी थी, वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि जो मानक रेखा होती है, भारत की मानक रेखा कितने डिग्री को कहते हैं? भारत की मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री भारत की मानक रेखा कहलाती है, स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। ठीक है, ये देशांतर होती है, देशांतर रेखा है ये। ठीक है, मानक रेखा जो है वो देशांतर रेखा है और ये भारत के ऑलमोस्ट बीचों बीच से जाती है। ठीक है, बीचों बीच इन सेंस में लिया जाता है क्योंकि भारत में 30 डिग्री तक का 30 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, 30 डिग्री तक फैला हुआ है भारत, पश्चिम से पूरब तक ये लिया जाता है। इसलिए ये बीच की रेखा जो ली गई है वो 82.5 डिग्री की है। ठीक है, और जो 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा है जिसे मानक रेखा कहा जाता है, वो भारत के किस प्रदेश से होकर जाती है, कहां से जाती है? जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री की, वो यूपी के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से जाती है। कहां से जाती है? यूपी के इलाहाबाद के एक जगह है नैनी, वहां से ये जाती है। चलिए, वहां से तो ये जाती ही जाती है। जैसे कि आप भारत का ये मैप देख रहे हैं, उसमें ये देखिए यूपी और ये इलाहाबाद, ये और यहीं पे पड़ता है नैनी, यहीं से होकर वो जाती है। ठीक है, जब मानक रेखा अगर यूपी से होकर जा रही है तो सीधे और भी प्रदेशों को काटते हुए नीचे तक जाएगी। तो वो कौन कौन से प्रदेश हैं जहां से मानक रेखा होकर गुजरती है? थोड़ा सा वीडियो को रोकिए और सोचिए कि कहां से होकर जाती है। तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले वो इलाहाबाद यानी यूपी से जाती है, फिर जाती है वो एमपी से जाती है, फिर वो कहां से जाती है? छत्तीसगढ़ से जाती है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हुआ था। फिर उसके बाद कहां जाती है? ओडिशा में जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाती है। ये 5 प्रदेश है जहां से मानक रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, अब तो नहीं भूलेंगे सब लोग। तो ये हो गया हमारा मानक रेखा। ठीक है, चलिए एक चीज और, जैसे मैंने बताया था उस दिन कि ये हमारा ग्लोब है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा है। ठीक है, इक्वेटर जिसे कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत इधर कहीं हमने बताया था ना अक्षांश में 8 डिग्री 4 सेकंड कुछ बताया था, तो ये लगभग इधर आता है। ठीक है, तो जो भारत है, भारत में एक रेखा जाती है जो 23.5 डिग्री की है, उसे क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो होती है वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है। कर्क रेखा कहां से जाती है? भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, अगर बीचों बीच से होकर जा रही है तो वो कौन कौन से प्रदेश हैं, वो कौन कौन सी जगह है जहां से वो होकर जाती है? क्या आप लोगों को मालूम है कितने राज्यों से होकर जाती है? कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूं। भारत जो कर्क रेखा है भारत के 8 प्रदेशों से होकर जाती है। कितने प्रदेशों से जाती है? 8 प्रदेशों से होकर जाती है। वो प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो है गुजरात, आपका कौन सा है? गुजरात। दूसरा कौन सा है? राजस्थान। तीसरा कौन सा है हमारा प्रदेश? मध्य प्रदेश। चौथा प्रदेश कौन सा है? उसी का अलग भाग हुआ जो छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा प्रदेश है, कोई बता सकता है?
झारखंड। कौन सा? जो बिहार से अलग हुआ था, झारखंड। ठीक। और उसके बाद कितने हो गए? 1 2 3 4 5, अभी 3 बचे हैं। तो 3 और कौन से हैं झारखंड के बाद? हमारा आ जाता है ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। उसके बाद पूर्वोत्तर के 2 राज्य कौन कौन से? त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा? त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के बीचों बीच से लगभग होके जाती है। ठीक है, ये है गुजरात। यहीं से 23.5 डिग्री की रेखा गुजरती है, ऐसे गुजरती है। देखिए दिख रहा होगा आपको 23.5 डिग्री की रेखा। ये गुजर रही है गुजरात से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर ये आती है त्रिपुरा, फिर मिजोरम को क्रॉस करते हुए चली जाती है। ये है कर्क रेखा। ये तो आप समझ गए कौन कौन सी प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जाती है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब ये तो जाती है 8 प्रदेशों से, लेकिन किस प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, ये आप लोगों को बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को बताना है किस प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। कोई बता सकता है? मध्य प्रदेश। वो प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जहां पर कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है। चलिए अच्छा बताइए, कौन सा राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? क्या हुआ? क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के, मैं आपको जो बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार अगर आप वीडियो अच्छे से देख लेंगे, एक बार 2 बार 3 बार देख लेंगे, एक बार नोट्स बना लेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएगा। और मैं जितना भी बोल रहा हूं और जितना भी लिख रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं, आपको अच्छे से एक नोट्स, भारत का भूगोल करके एक नोट्स बनाना है। उसमें हर एक चीज नोट करनी है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं। 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, उसके बाद एक बार पढ़ लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपको कि आप एक बार पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो बताइए भारत का कौन सा प्रदेश की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? सोचिए। वो भी सन 2000 में एक राज्य से अलग हुआ था, ये आप बता सकते हैं। झारखंड। कौन सा? झारखंड है, जिसकी राजधानी रांची है। रांची कहां पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब तो नहीं भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन और बताते हैं जो आया हुआ है कि कौन से प्रदेश का शहर कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है? 2 शहर हैं ऐसे, कौन से? वो राजधानी भी है, कर्क रेखा पर नहीं है, कर्क रेखा के समीप है, पास है। कौन सा? एक तो गुजरात का, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, तो एक शहर भी है, तो वो भी कर्क रेखा के समीप है। और दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, वो भी एक शहर है, तो वो भी कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। शायद अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थल सीमा। किस पे, कहां पे आते हैं हम लोग? भारत की स्थल सीमा। भारत की स्थल सीमा। ठीक है, स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा। तो स्थल सीमा कहते किसे? सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि स्थल सीमा कहते किसे। तो मैं आपको बताता हूं, भारत की जो सीमा किसी देश के साथ लगी हुई होती है, भारत की जो सीमा किसी देश के साथ लगी होती है, उसे ही स्थलीय सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की जो सीमा किसी देश के साथ लगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थलीय सीमा कहते हैं। एक तो ये हो गया स्थल सीमा की परिभाषा। तो स्थल सीमा कहते हैं, तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है?
लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब स्थल सीमा की लंबाई है तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब आप लोग सोच रहे होंगे तटीय सीमा क्या है? तटीय सीमा मतलब तट। तट किसे कहते हैं? जिस प्रदेश या जिस राज्य के पास समुद्र होता है तो उसका एक तट भी होता है। एंडिंग पॉइंट जो होता है, शहर का एंडिंग पॉइंट जो होता है वही तट कहलाता है। ये जो आपको दिख रहा है जितने भी ये समुद्र है, चारों तरफ से भारत घिरा हुआ है, तो ये तट कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले ये तट कहलाता है, तो इसकी भी कुछ लंबाई होगी। तो देखिए, भारत के मुख्य भूमि, यानी मुख्य भूमि कौन सी, जो ये दिख रही है तट सीमा, ये मुख्य भूमि कहलाती है। जो यहां से है ये मुख्य भूमि है तट की। तो भारत के मुख्य भूमि जो है उसके तट की लंबाई कितनी है? उसके तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? जो मुख्य भूमि में है उसके तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर है। तो जब ये मुख्य भूमि है, तो अब भैया ये बताइए, क्या ये अंडमान निकोबार, क्या ये लक्षद्वीप, तो ये भी तो भारत का पार्ट है ना, तो इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी। लेकिन ये मुख्य भूमि में ना होकर समुद्र में, ये बंगाल की खाड़ी में है, ये अरब सागर में है, तो इनकी भी तो कुछ लंबाई होगी। तो इनकी लंबाई कितनी है? जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का अगर अलग से निकाला जाए तो ये कितनी है? 1416 किलोमीटर है। अब मुख्य भूमि की तट की लंबाई और जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को सबको जोड़ लिया जाए तो पूरे कितनी लंबाई हो जाएगी? जोड़ लीजिए, सिंपल है, 7516 यानी कि 7516 किलोमीटर टोटल है तट की, जो मुख्य भूमि में है और जो अलग से बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह है, जो द्वीप है, लक्षद्वीप द्वीप समूह नहीं, अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है, जबकि लक्षद्वीप को द्वीपों का समूह नहीं, लक्षद्वीप कहा जाता है। ठीक है, वो सिंगल। ठीक, ये हो गया। तो चलिए, जब इतना तट की बात हो रही है, तट मींस कोस्टल रीजन, ठीक है, तो जब तट की बात हो रही तो बताइए भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्यों के पास तट है, तटीय सीमा है, ये आप लोग मुझे बताइए, सोचिए। देखिए, भारत का जो ये वी वाला पार्ट है, वी इन्हीं के पास तट है। तो हम सबसे पहले इधर से चलते हैं। सबसे पहला तट किसके पास है? गुजरात के पास है। फिर किसके पास है? महाराष्ट्र के पास तट। ठीक है, उसके बाद किसके पास तट है? ये गोवा भी है, उसके पास भी तट है, सब लोग घूमने जाते हैं गोवा में। ठीक है, कर्नाटका के पास तट है, उसके बाद केरल के पास तट है, उसके बाद तमिलनाडु के पास है, उसके पास आंध्र प्रदेश के पास है, उसके बाद ओडिशा के पास है, उसके बाद पश्चिम बंगाल के पास है। इतने हैं हमारे, यानी कि टोटल कितने हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास तट रेखा है, तट है जिनके पास। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, ये तो तट रेखा सॉरी ये तो तट रेखा की बात हो गई। तो चलिए आप बताइए कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य के पास है, यानी सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? सीधे से दिख रहा होगा आप लोगों को, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, दिख रही होगी आप लोगों को? आंध्र प्रदेश की। और तीसरी तमिलनाडु की। कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी होती है, वो पूछ लेता है दूसरी सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। तीसरी तो नहीं पूछता है, लेकिन दूसरी जरूर पूछता है कि सब, और ये पूछ सकता है सबसे छोटी तट रेखा किसकी है। सबको पता है कि गोवा की है सबसे छोटी तट रेखा। ठीक है, ये हो गया, तट रेखा की बात हो गई। इतना आप लोगों को समझ में आया? चलिए, अच्छा, जब इस तट रेखा की बात हो रही तो ये बताइए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी सबसे दक्षिण का बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, किसे कहते हैं? ये है जिसे केन कोब्रेन,
कन्याकुमारी आदि नामों से जाना जाता है। ये है सबसे दक्षिणतम बिंदु। परंतु ये तो मुख्य भूमि की बात हो गई, द्वीप भी तो है हमारे पास। तो सब अगर पूरे भारत का पूछा जाएगा सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर मुख्य भूमि का पूछा जाएगा तो हो जाएगा ये कन्याकुमारी। लेकिन जब पूरे भारत में पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? ग्रेट निकोबार। कौन सा होगा? ग्रेट निकोबार होगा हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु। बिंदु नहीं, ग्रेट निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट, तो वही दक्षिणतम बिंदु कहलाएगा। यानी ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन उसके कौन सा जगह है? इंदिरा पॉइंट, वो है दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, अब नहीं भूलेंगे आप लोग। ये तो हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं। एक चीज मैं बहुत आपको बता दूं, जब इतना बात हो रही है तो अब ये देख लेते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं भारत का। सबको पता है भारत के साथ कौन सीमा बनाता है? पाकिस्तान। हमारा दोस्त है या दुश्मन है? पता ही होगा आप लोगों को क्या है। चलिए या आप लोगों पर छोड़ता हूं क्या है वो। मेरे हिसाब से तो मेरा तो दुश्मन है। ठीक है, आप लोगों का जो हो। ठीक, ओके। पहला तो हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान के साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। अफगानिस्तान भारत के खाली ये जो ये एरिया है, ये पीओके, जिसे क्या कहते हैं? पीओके। पीओके एरिया यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम लोग कहते हैं पीओके। और वो क्या कहते हैं पाकिस्तान वाले? आजाद कश्मीर। हम लोग ये अपने नक्शे में दिखाते हैं क्योंकि ये हमारा अभिन्न अंग है पीओके, जबकि पाकिस्तान भी अपने नक्शे में ये पीओके दिखाता है। तो इतना याद रखिएगा कि अफगानिस्तान सिर्फ पीओके से ही सीमा बनाता है। तो पीओके हमारा हिस्सा है, तो ये देश भी हमारा पड़ोसी है, सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा देश आता है? चाइना आता है, चीन। ठीक है, जैसा कि चल रहा है चीनी सामान नहीं लेना है भाई, स्वदेशी सामान। मैं तो स्वदेशी का तो मैं बिल्कुल अपनाना चाहूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा स्वदेशी जरूर अपनाइए। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। चाइना बनाता है ये। ठीक है, चाइना की सीमा एक चीज मैं आपको बता दूं, इधर से लेके इतना है, फिर ये नेपाल आ जाता है, फिर ये नेपाल से कटता है, फिर यहां से फिर बनाता है। ठीक है, यहां से बनाता है। देखिए ये चाइना यहां से बनाता है। ये चाइना का दक्षिण कह लीजिए या साउथ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ऐसे बनाता है। फिर यहाँ नेपाल आ जाता है, नेपाल कट जाता है, फिर यहाँ से ये फिर भूटान आ जाता है, फिर ये अरुणाचल से फिर सीमा इधर बनाता है चाइना। ठीक है, इसके बाद कौन से देश है? भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार भारत के साथ सीमा बनाते हैं। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक, अब एक चीज और बची है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि 3-4 लाइन आपने सुनी होगी, 3-4 रेखाओं के नाम सुने होंगे। सबसे पहले आता है, मैं बताता हूं, डूरंड रेखा, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा किस किस देशों के बीच में है? कोई बता सकता है? हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, बट लेकिन ये रेखा कब बनाई गई थी? जब पाकिस्तान बना ही नहीं था, जब इसका अस्तित्व ही नहीं आया था पाकिस्तान का। ये 1947 से पहले इस रेखा का निर्धारण हुआ था। तब किसकी सीमा निर्धारित होती थी? क्योंकि जब पाक था नहीं तो वो भारत का हिस्सा था, तब अफगानिस्तान और भारत की लाइन को क्या कहते थे? डूरंड रेखा तब बनी थी। अब आ गया है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित कर रही है। बट लेकिन जब आजादी नहीं मिली थी तब भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डूरंड रेखा से होता था। ठीक है, दूसरा रेड क्लिफ रेखा या लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ये तो सभी को पता होगी। रेड है तो खूंखार नाम भी दिया गया था। रेड क्लिफ मौजे थे जो आए थे, वो भारत, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो रहा था तो रेड क्लिफ आए थे, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पर वो रेखा का रख दिया गया, क्योंकि उन्होंने ही खाका तैयार किया था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का एरिया वाइज, तो उन्हीं के नाम पर ये रेखा का नाम रख दिया गया रेड क्लिफ। तो ये भारत और पाकिस्तान
के बीच है। ठीक है, एक और रेखा होती है, कौन सी होती है? मैकमोहन, आप लोगों को पता होगी मैकमोहन। लेकिन आप लोग यही बोलोगे कि ये भारत और चाइना के बीच की है। नो, ये गलत है, जो ये बोलता है गलत है। भारत और चाइना के बीच की नहीं कहेंगे, ये सिर्फ चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच है। भारत पूरा कवर कहां होता है? सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का ये जरा सा हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है उससे सिर्फ ये कनेक्ट होता है, ये लाइन पूरे भारत से थोड़ी ना कनेक्ट होती है। ये थोड़ी ना बोल देंगे कि भारत से है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये मैकमोहन रेखा भारत और माफ कीजिएगा चाइना और अरुणाचल प्रदेश के है। ये बिल्कुल सही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। अगर आप ब्रॉडली आप सोचेंगे इस चीज को, तो आप ये जरूर मानेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश से ही ये लाइन निर्धारित हो रही है चाइना की। ठीक है, लेकिन बोलने वाले बोलते ही हैं, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो सही भी है, बट लेकिन जरूरी था तो मैंने इसको थोड़ा जोर देके आप लोगों को समझाया। ठीक है, चलिए अब अगला द्वीपों की बात हुई है आज, तो अगले वीडियो में मैं द्वीपों को समझाऊंगा, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, ये सब मैं बताऊंगा। कौन कौन से चैनल पाए जाते हैं इन द्वीपों के बीच में, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, ये सब मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, और लॉकडाउन है और घर में है, आप लोग तो इसका मजा उठाइए पढ़ाई का। हम लोग आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं, और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे देख रहे हैं और जरूरतमंद जितने लोग हैं वहां तक वीडियो को पहुंचाइए, आप लोग शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बस इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर दीजिएगा। कोशिश हमारी यही सब चीजें होती है जो हम लोग को उत्साहवर्धन करती हैं। तो प्लीज देखते रहिए, अगला वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी अगला वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।